हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृता। स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 5th लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म कर लिया था। अब इसमें हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म की फॉर्मेशन, या फिर आप कह लो कि मेल के अंदर अगर गैमीट बन रहा है तो उस गैमीट के बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो अब लिख ले, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है। ये मैंने आपको 2nd या 3rd लेक्चर में बताया भी था कि जो स्टार्ट होती है ये स्टार्ट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी मतलब 10, 11, 12, 13, 14 साल की एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं, और ये चलती रहती है कंटिन्यू इवन इन ओल्डर मैन में। ओल्ड एज में भी स्पर्म बनते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फीमेल के केस में तो oogenesis प्रोसेस हमेशा चलती नहीं रहती, एक पर्टिकुलर एज में वो रुक जाती है। ठीक है, तो एट प्यूबर्टी स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में एंड continues in even in older men। प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है। तो एक बात बताओ, प्यूबर्टी के टाइम पर ऐसा क्या हुआ कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई? तो लिखो, इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH। प्यूबर्टी के टाइम पे पता है क्या होता है कि जो GnRH होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये मेल्स के अंदर इसका जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको पता होगा कि जो GnRH होता है वो किस ग्लैंड का हार्मोन होता है? तो वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस, जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। GnRH की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे हाइपोथैलेमस के होते हैं, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। Hypothalamus, which further stimulate, और ये जो GnRH होता है ये क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है कि भाई तुम अब LH और FSH बनाओ। LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, which further stimulate pituitary into secrete। क्या सिक्रेट करता है? LH, और एक होता है हमारा FSH। प्यूबर्टी के टाइम पर क्या हुआ कि जो हाइपोथैलेमस हमारा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में GnRH सिक्रीट करता है, और GnRH जो होता है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मेल्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पर। और ये जो GnRH होता है ये फर्दर स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी में भी 2 पिट्यूटरी होते हैं हमारे, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन होता है वो होता है हमारा LH और FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है,
हाइपोथैलेमस, जिसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये GnRH सिक्रीट करता है। और बाद में हम इसके कंट्रोलर हार्मोनल कंट्रोल भी पढ़ेंगे कि कैसे हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये GnRH एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ये दो हार्मोन रिलीज करता है, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कैसे एक स्पर्मेटोगोनिया से, हमने जब पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि एक स्पर्मेटोगोनिया से ही कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, इतना तो समझ आ गया आपको कि जो प्यूबर्टी की एज होती है उसमें हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करता है। और वो GnRH पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करती है, LH एंड FSH। देखो, सबसे पहले हमारा होता है स्पर्मेटोगोनिया। हमने जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा था तो उसके अंदर हमने दो तरह के सेल देखे थे, एक सर्टोली सेल और एक था हमारा स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल के अंदर हमारा जो स्पर्म बन रहा था वो स्पर्म बन रहा था, ठीक है। देखो, इसकी जो प्लोइडी होती है वो 2n होती है। 2n का मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है, 46 क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर 46 होती है। और 46 को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, 44 + XY। XY का कंसेप्ट यहाँ लगेगा, XY मतलब मेल के लिए, XX फीमेल के लिए होता है। तो 2n का मतलब क्या होता है कि ये जो इसकी जो प्लोइडी है वो डिप्लॉयड है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर्स है वो 46 है, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, ये माइटोसिस करता है, माइटोसिस करता है और माइटोसिस करता है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो ये प्लोइडी है ये आधी नहीं होती, मतलब जो जैसी प्लोइडी है वैसी रहेगी। एक पेरेंट सेल से दो सेल तो बनेंगे लेकिन जो प्लोइडी है वो चेंज नहीं होगी। देखो, जैसे अगर इस डिप्लॉयड सेल से अगर दो सेल्स बनते हैं तो वो डिप्लॉयड ही बनेंगे, माइटोसिस में ये होता है। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता, मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाती है। और मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 भी। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया ये कई साइकिल्स ऑफ माइटोसिस करता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है। एक सेल दो सेल बनाया, ये भी 2n है और ये भी 2n है क्योंकि इनकी प्लोइडी चेंज नहीं होगी। ऐसे ये भी कई साइकिल्स ऑफ माइटोसिस करेगा और अपने नंबर में वृद्धि करता है, ठीक है। और इन्हीं में से, इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से ये क्या है, सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया है और इनकी प्लोइडी 2n है, मतलब डिप्लॉयड है। 46 क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट है। अगर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहे हैं तो उन डॉटर सेल की जो प्लोइडी होगी वो डिप्लॉयड ही होगी, ठीक है। तो इन्हीं आगे भी चलता रहता है। मैं यहाँ पर इतने साइकिल्स तो नहीं दिखा सकती, बट हाँ ये कई साइकिल्स ऑफ माइटोसिस करता है, ठीक है। तो देखो, इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब ये इनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में कुछ इंक्रीजमेंट आता है, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। देखो, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर होगा माइटोटिक डिफरेंशिएशन और इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
इसकी प्लोइडी चेंज नहीं हुई भी अभी भी, क्योंकि माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ है। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। तो एक स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, अपने जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था उसे थोड़ा सा बढ़ा लिया, मतलब अपने साइज में थोड़ी सी, उसके साइज में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हुई, और उसी को हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिया। ये सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटिड नहीं बनते, कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, सम स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन साइज, अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब इंक्रीज साइटोप्लाज्म, अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होगी, मियोसिस वन। अब देखो, आपने अगर सेल साइकिल पढ़ी हो 11th में तो आपको पता होगा कि जो मियोसिस 1 होती है, अगर वो डिवाइड करती है, कोई 2n है, कोई सेल है, अगर डिप्लॉइड है तो वो डिवाइड, जैसे ही डिवाइड करेगी तो इसके अंदर रिडक्शनल डिवीज़न होता है, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, 46 का 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो हमारे क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हैं, 46। जैसे मियोसिस फर्स्ट हुई तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, ये n हो गया और ये n हो गया, क्रोमोसोम नंबर जो थे वो हाफ हो गया, मतलब 22 प्लस y लिख सकते हैं इसको हम, और 22 प्लस x लिख सकते हैं हम इसको, 22 और एक ये 22 और एक y 23 46, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ मियोसिस 1। अब क्या होगा, अब इस सेल के अंदर मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 2, यहाँ भी मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 जो होता है ना वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, मतलब उसमें भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं होते। अगर 2n है मतलब डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा, अगर उसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड ही रहेगा, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड ऐसे होते। अगर ये n है तो 2 सेल तो बनेंगे, बट इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं होगा। यहाँ भी n, यहाँ भी n और यहाँ भी n, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब इससे एक स्टेज बनती है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। ऊपर बना लेती हूँ मैं एक बार रफ करके, देखो एक स्पर्मेटोगोनियन का जब साइज इंक्रीज हुआ तो उसे हमने बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियन है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है।
और जब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुई तो हमें मिल गया, स्ट्रक्चर का नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी मियोसिस फर्स्ट हुई, मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर थे वो हाफ हो गए, तो यहाँ हाफ हो गया n n n। ठीक है, देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होता है, इसमें मियोसिस 2 होती है, और ये मियोसिस 2 जब होती है तो जो मियोसिस 2 होती है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है कि जो उसकी प्लॉइडी होती है वो चेंज नहीं होती। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल तो बनते हैं बट उसकी प्लॉइडी में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे स्पर्मेटिड। और ये भी 22 प्लस x और ये है 22 प्लस y, ये 22 प्लस x और ये 22 प्लस y। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिड बने, ये स्पर्मेटिड अब डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पर्म में। ये जो यहाँ देखो, यहाँ बना देती मैं n, एक n यहाँ था और एक यहाँ। ये क्या है, स्पर्मेटिड। ठीक है, ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, स्पर्म्स में। और इस प्रोसेस को हम पता है क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर इसी को एनसीईआरटी ने बोला है डिफरेंशिएशन, कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटिड, ये जो स्पर्मेटिड है ये चेंज हो जाता है किसमें, स्पर्म्स के अंदर, और इसी को इसने बोला डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या फिर आप कह सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रोसेस। ये थी हमारी पूरी। सबसे पहले क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया आया, स्पर्मेटोगोनिया के साइज में कुछ इंक्रीजमेंट आया। उस पहले वो माइटोसिस कर रहा था, और वो कई साइकिल्स ऑफ माइटोसिस करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। उन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया के जो साइज में इंक्रीजमेंट आता है, उनके साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होती है। फर्स्ट मियोसिस जो होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल डिवीजन जब होती है तो जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, और उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो जाती है, बन जाता है, तो उसके अंदर फिर से मियोसिस सेकंड होती है, और मियोसिस सेकंड होते ही हमारे पास मिल जाता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें, स्पर्म में। और ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ना, ये गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जैसे ये डिफरेंशिएट होते हैं तो जो स्पर्म होते हैं उनकी टेल होती है, मोमेंट करते हैं ये टेल से। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो लगते तो एक जैसे बट उन सब का मतलब अलग अलग है। सबसे पहला जो है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, वो एंटायर इवेंट, वो पूरा का पूरा इवेंट
जिससे जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जब वो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होकर पूरा का पूरा स्पर्म बनता है, तो उस पूरे एंटायर इवेंट को हम स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। द एंटायर इवेंट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन starting with स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर स्पर्मेटिड बना, उसके बाद अल्टीमेटली स्पर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा टर्म है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड होते हैं ना, गोल गोल स्पर्मेटिड, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें, स्पर्म में। तो वो उनका जो कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड का कन्वर्जन इनटू किसमें, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। दिस स्टेप also known as differentiation, और इसी को हम डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं। ठीक है, अब लास्ट का जो स्टेप है वो होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस टिब्यूल। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मैंने एक सेक्शन दिखाया था सेमिनिफरस टिब्यूल का, तो हमारी एनसीईआरटी में ऐसे ही दिखा रखा है। तो वहाँ पर देखो क्या था, ऐसे ऐसे मैंने आपको बना के दिखाया था कि ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, जो क्या कर रहे थे इसके अंदर, सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर। ये जो डेवलपिंग स्पर्म थे उनको नरिशमेंट देते हैं। ये क्या हमारा स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटिड, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटिड, और अल्टीमेटली यहाँ बन जाता है स्पर्म। ये बीज का जो सरफेस है, बीज का जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन बोलते हैं इसको। तो जो बाहर का एरिया वो होता है यहाँ, ये जो बाहर का एरिया इसे बोलते हैं पेरिफ्री, और जो अंदर का एरिया उसे बोलते हैं ल्यूमन। तो स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म, लिखो आप एक बार, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस टिब्यूल। सेमिनिफरस टिब्यूल से अगर स्पर्म बाहर निकल रहे हैं, सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर ही तो बनते हैं स्पर्म, तो उससे जब रिलीज होते हैं स्पर्म, तो उस स्पर्म के रिलीज होने को ही हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम पढ़ लेंगे अब स्पर्मेटोजेनेसिस की हार्मोनल कंट्रोल, कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, की स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हार्मोन्स कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ
स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक होता है हमारा ग्लैंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये सिक्रीट करता है जीएनआरएच। हाइपोथैलेमस जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये जीएनआरएच बनाता है और ये जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। और वो भी पिट्यूटरी में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है हमारा दो हार्मोन, एक होता है LH और एक होता है FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये LH सिक्रीट करता है लेडिग सेल। और लेडिग सेल का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि लेडिग सेल जो होते हैं ये हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये FSH क्या सिक्रीट करेगी, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के ऊपर ये काम करती है। तो ये जो लेडिग सेल हैं ये सिक्रीट करती है एंड्रोजन। एंड्रोजन सिक्रीट करती है। और सर्टोली सेल का तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। प्रोड्यूस इनहिबिन हार्मोन बनाता है, ठीक है। और प्रोड्यूस SMF, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी रिलीज करता है। और प्रोड्यूस ABP। ABP का मतलब क्या है, बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसे कंट्रोल कर रहे होते हैं सारी की सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर कुछ फीडबैक भी होता है। फीडबैक क्यों ज़रूरी है, सारी चीज़ों को रेगुलेटेड वे में कर पाए हम, सिस्टम को रेगुलेटेड वे में चला सके, इसलिए ज़रूरी होता है फीडबैक। जैसे दो तरह के फीडबैक होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि कोई चीज़ हमारे पास एक्सेस में है, मतलब ज़्यादा है हमारे पास, हमें उसे कम करना है। तो देखो क्या हुआ कि इसके पास एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन बढ़ता गया। तो ये जो एंड्रोजन है ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दे सकता है कि भाई अब तुम रुक जाओ, अब तुम और GnRH मत बनाओ। और अगर GnRH नहीं बनेगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट नहीं करेगा तो ये LH सिक्रीट नहीं करेगा, और LH सिक्रीट नहीं करेगा तो LH लेडिग सेल के ऊपर एक्ट नहीं करेगी और ज़्यादा एंड्रोजन नहीं बनेंगे। तो ये डायरेक्ट इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। और ये जो एंड्रोजन है ना, ये एंड्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। फीडबैक कि भाई अब तुम रुक जाओ और LH मत बनाओ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंड्रोजन हो चुका है, इतने में मेरा काम बन जाएगा। ये बात हो गई। और इसका काम क्या है, ABP का काम क्या होता है, ABP का ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है ये बाइंड हो जाता है किससे आकर, एंड्रोजन से, ताकि सेमिनिफेरेस्टिब्यूल के अंदर जो एंड्रोजन का लेवल है वो हाई लेवल रहे, उसकी जो कंसंट्रेशन वो हाई रहे, ताकि स्पर्म बनने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और ऐसे ये जो इनहिबिन हार्मोन मैंने आपको बताया, ये इनहिबिन हार्मोन एक्ट करता है
एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और ये किस लिए एक्ट करता है, इसको नेगेटिव फीडबैक देता है, फीडबैक कि भाई अब तुम रहने दो, FSH बहुत ज़्यादा बन गया है, अब ये अगर FSH और बना तो सर्टोली सेल बनेगी और ABP और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो अब ABP की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप अब रहने दीजिए और ज़्यादा FSH सिक्रीट मत कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा एक हार्मोनल कंट्रोल का पूरा प्रोसेस कि कैसे हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।